Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 human resources. स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है बहुत ही ब्लेस्ड है. क्यों ब्लेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है. वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है? लैंड, जिसके ऊपर आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है. वाटर, विदाउट विच वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव. इवन प्लांट्स, एनिमल, एवरीवन रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है. फिर सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल्स, ये सब बचा किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल रिसोर्सेज का. अब आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई सो? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स है बच्चा जो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है. पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ज़मीन के ऊपर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बना सकता है, माइनिंग कर सकता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर सकता है. तो ह्यूमन बीइंग जो है उसने डिस्कवर किया है, एक्सप्लॉइट किया है, डेवलप किया है क्या कि कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म में, यूज़फुल आर्टिकल्स में. अगर मैं बोलूँ कि आयरन ऑर जो नेचुरली अवेलेबल है ना, नेचर ने हमें दिया आयरन ऑर. जब आप लोग आयरन ऑर को देखोगे तो वो आपको मिट्टी की तरह दिखेगा. आप कभी नहीं सोच पाओगे बच्चा कि वो यूटेंसिल जिसमें आप खाना खा रहे हो, स्टील का बर्तन, वो इससे बना हो सकता है. तो ये किसका दिमाग था? ये ह्यूमन बीइंग का ही दिमाग था कि उसने आयरन ऑर से आयरन से स्टील बना लिया. ठीक है बात. तो क्या मैं बोलूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है. गोल्ड अगर माइंस में मिलता भी है तो उस गोल्ड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है जब तक ह्यूमन उसको किसी न किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. वी कैन वेयर ज्वेलरी, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि वो सारे रेस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. अगर मैं आपको बोलूँ चलो कॉटन पहन लो, कॉटन मतलब पता है ना, कॉटन वो रुई, पहन पाओगे? नहीं. पर इस कॉटन से जब क्लॉथ बन जाता है तो हम उसको कंफर्टेबली वियर कर सकते हैं. आई बात समझ में? कर सकते हैं ना. सो किसने किया? ये ह्यूमन बीइंग ने किया. जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने रिसोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते रहते हैं. एंशिएंट टाइम में बच्चा बहुत सारा काम हाथों से ही होता था, ठीक है. पुराने समय में जो मशीन्स नहीं थी तो हाथों से ही काम होता था. तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी जो एक कंट्री में रहती थी वो कंट्री की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, ठीक है. ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी. मोर पीपल मीन मोर प्रोडक्शन मीन मोर प्रॉस्पेरिटी. पर बच्चा आज हम ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं ह्यूमन स्किल्स पे रादर देन द नंबर ऑफ पीपल. कितने लोग हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनमें स्किल सेट है कि नहीं, वो एजुकेटेड है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं, ठीक है, उनका माइंडसेट कैसा है. ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है रादर देन द नंबर्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें स्किल सेट होना चाहिए. अब स्किल से क्या मतलब है बच्चा? By skill we mean capability and the capacity to convert natural resources into useful product. Capability से मतलब है कि आप कितने लायक हैं इस बात में कि आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. अगर हम इस पे एक बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो एग्जांपल हो सकता है बेटा अफ्रीका का. अफ्रीका में फॉरेस्ट की कमी नहीं, गोल्ड माइंस है, डायमंड माइंस है, ठीक है. पर अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट बहुत ही पुअर कॉन्टिनेंट, ठीक है. अगर हम बात करें अफ्रीका की तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. डायमंड माइंस, गोल्ड माइंस, अदर नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. फिर भी ये पुअर कॉन्टिनेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा लोग टाइम लिए अपने आप के स्किल्स को उतना डेवलप नहीं कर पाए कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते. ठीक हुई बात. तो स्किल से मतलब होता है वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी जिससे कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर पाए यूजफुल प्रोडक्ट्स में.
ये जो कैपेसिटी होती है लोगों की, ये डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। पहली बात तो लिटरेसी रेट क्या है, दे मस्ट बी लिटरेट, वो पढ़े लिखे हों। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर पाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और पढ़े लिखे भी हों और पजेस करते हो कुछ टेक्निकल, वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स। एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स भी उनमें होना चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर टूल्स एंड मशीन्स, उसके पास प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर मशीन्स है कि नहीं, जिसके थ्रू वो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करेगा बेटा किस में, यूजफुल प्रोडक्ट्स में। उन्हें मेहनत करनी चाहिए और लेबर की डिग्निटी को समझना चाहिए। ठीक है, किसको, बीइंग एन इंडिविजुअल मुझे खुद समझ में आनी चाहिए कि मैं अगर वर्क हार्ड करूंगी तो उसका क्या एडवांटेज है, और अगर मैं कुछ अच्छा करके दूंगी तो ऑब्वियसली बात है ये मेरी डिग्निटी में +1 होगा। दे मस्ट गेट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड। ऑब्वियसली बच्चा, अगर किसी व्यक्ति को आप बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड नहीं दोगे तो एक टाइम के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर वो आपके लिए असट तो कभी नहीं बन पाएगा, लाइबिलिटी का काम करेगा। हर वो कंट्री जो प्रोग्रेस करना चाहती है उसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे भी ध्यान देना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर कंट्री किसी एक को डेवलप करती है दूसरे की कॉस्ट पे तो कंट्री कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, इफ यू वांट टू डेवलप वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर यू विल अचीव नथिंग। ओके, तो दोनों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, स्किल सेट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतनी पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो हम कहाँ पहुँचे, पर अभी ऐसा हो नहीं रहा है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब बेटा जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि इंडिया में भी उतनी होगी, यूरोप में भी उतनी होगी, फिर यूरोप की एक कंट्री की अगर मैं बात करूं, कॉन्टिनेंट की बात ना भी करूं, तो इंग्लैंड जर्मनी में सेम पॉपुलेशन होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं वो एरिया जो उनकी एक्सेस में हो, प्रोडक्टिव हो, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हो। तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जो 90% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% टोटल लैंड सरफेस एरिया से बिलोंग करती है। 90% लोग सिर्फ 10% लैंड सरफेस पे रह रहे हैं। फिर से सुनो, मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स total population live in about 10% of total land surface. Am I clear here? इतनी सारी पॉपुलेशन इतने से लैंड एरिया पे रहती है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर है ये, वन मार्क में आपकी मैम आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डू रिमेंबर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। फिर से सुनो ध्यान से, कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में जितने लोग रहते हैं वो ही वहाँ की क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है बात, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो एक एरिया से दूसरे एरिया में वेरी करेगी, अलग होगी। इंडिया में चाइना में हो सकता है डिफरेंस हो, जबकि चाइना हमसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर उसका लैंड एरिया भी ज़्यादा है ना स्टूडेंट्स, लैंड एरिया भी ज़्यादा है। चलो अब हम चाइना इंडिया को छोड़ भी दे तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उतने इंग्लैंड या जर्मनी में नहीं रहते हैं। ठीक है, यूएसए में तो बिल्कुल नहीं रहते क्योंकि यूएसए का तो एरिया बहुत ज़्यादा और पॉपुलेशन बहुत कम है। चलो, सम एरियाज हैव मोर देन 1000% लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ एरियाज में तो 1000 लोग भी रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग भी रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, पर कुछ एरियाज अनइनहेबिटेड भी है जहाँ लोग रहते ही नहीं है। अगर हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग एरियाज को डिवाइड करें तो हम पूरे वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। थिकली पॉपुलेटेड, जो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, मॉडरेटली ओके और स्पार्सली, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज को। स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल प्लेन होते हैं रिवर के आसपास, मतलब रिवर वैलीज में जो फर्टाइल प्लेन है या जो इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है,
वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होंगी। देखो, जहाँ पानी अच्छे से अवेलेबल है, ज़मीन अच्छी है, कुछ भी ग्रो करो इजीली ग्रो हो जाता है, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। या तो लोग जॉब की तलाश में वहाँ जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप कर गई हो, ठीक है। तो ईस्टर्न एंड साउथ एशिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज इंटेंसिव कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या प्रैक्टिस किया जाता है? इंटेंसिव कल्टिवेशन। फिर से सुनो, जो ईस्टर्न सदर्न एशिया है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है? क्योंकि इंटेंसिव कल्टिवेशन यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। वार्म क्लाइमेट है, फर्टाइल सॉइल है, गर्म क्लाइमेट है, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो आप क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हो पूरे साल। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, विच ऑल्सो ग्रोन इन मोस्ट कंट्रीज इन दिस रीजन। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगा दो यहाँ पर, ठीक है, जो कि है भी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में। वार्म क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। आप क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हो पूरा साल यहाँ पर। अब अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें और ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका की बात करो या तो वेस्टर्न यूरोप की बात करो, यहाँ पर अगर हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की तो वो सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और सुटेबल क्लाइमेट की वजह से है, जहाँ पर ह्यूमन इनहेबिटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। अब देखो, पहले हम लोगों ने बात की एशिया की, अब हम बात कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका की। तो वेस्टर्न यूरोप में या ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में जो मेन रीज़न है क्यों यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो रीज़न है मिनरल रिसोर्स इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर मिनरल रिसोर्स इजीली अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। हर कंट्री बच्चा जो वर्ल्ड की है उसमें कुछ पॉकेट्स थिकली पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है, और वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज। हमारे इंडिया का मुंबई, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, ये वो एरियाज हैं बच्चा जहाँ पॉपुलेशन भयंकर मिलेगी आपको। क्यों? इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, ठीक है, लोग जॉब की तलाश में कहाँ आ रहे हैं? सिटीज में आ रहे हैं और पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ना मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज वो एरियाज हैं बच्चा जहाँ ना ही तो डेंसली पॉपुलेटेड है, ना ही तो जो डेंसली पॉपुलेटेड है, ना ही जो स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भी पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग नहीं रहते, ना ही तो बहुत कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ऐसे एरिया को हम कहते हैं मॉडरेटली, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये पिक्चर है वेस्टर्न यूरोप का जो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। स्टूडेंट्स, अब जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज अभी डेवलप हो रही होंगी, है ना, डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज, फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, माइनिंग वहाँ पर अभी अभी शुरू हुई होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एरिया हैव डेवलप्ड न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन, माइनिंग। तो जो लोग हैं अब यहाँ पर धीरे 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 करके माइग्रेट हो रहे होंगे और धीरे से यहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज हैं डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस बेल्ट। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज में आपको कंटिन्यूस बेल्ट नहीं मिलेगा, ब्रेक मिलेंगे लैंड एरियाज में, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। जो सेंट्रल यूएसए है, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, southern part of Russia, eastern Europe, Deccan Plateau of India, central China, part of South America। मॉडरेट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ मिलेगी? यूएसए के सेंट्रल पार्ट में, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में, सदर्न पार्ट ऑफ रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, डेक्कन प्लेटो में, सेंट्रल चाइना में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर आपको मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज मिलेंगे। ये जो रीजन है यहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं, क्यों? ड्यू टू फेवरेबल नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल नेचुरल और इकोनॉमिक फैक्टर मतलब फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। स्पार्शली
पॉपुलेटेड एरियाज, अब वो एरियाज हम पढ़ेंगे जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्स कम है, ठीक है। जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वो होते हैं आर द हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हाई माउंटेनियस एरियाज, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स के ऊपर जाके कोई रहना पसंद नहीं करता। कोल्ड डेजर्ट, इतना ज़्यादा ठंडा है, पानी जमा हुआ है, वहाँ रहना लोग पसंद नहीं करते। हॉट डेजर्ट, पानी है ही नहीं, रेत ही रेत है, आप चाहे तो कुछ कल्टीवेट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी रहना लोग पसंद नहीं करते। तो जो टुंड्रा रीजन है नॉर्थ में, वो टुंड्रा रीजन ऑफ नॉर्थ, थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन, अमेजोन का वो एरिया जहाँ पर घने जंगल हैं। नॉर्थ का टुंड्रा रीजन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जो टुंड्रा रीजन है वो, नॉर्थ में जो टुंड्रा रीजन है वो अमेजोन का जो बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, घना जंगल है। कॉन्गो बेसिन, सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है, डेजर्ट है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों रहेगी बच्चा? टुंड्रा रीजन जो है नॉर्थ में इतना ज़्यादा ठंडा है, वहाँ लोग नहीं रहेंगे। अमेजोन में फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक है ना, फॉरेस्टेड एरिया जो है वो इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ लोग कैसे रहेंगे बेटा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्गो बेसिन हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी। हियर द फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसली और थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? नहीं तो आप घने जंगलों में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो बहुत गर्मी में, ना बहुत ठंडी में, तो यहाँ पर इसीलिए पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रा ध्यान दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, आप किसी कंट्री में सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है सेंसस रिपोर्ट। सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना, ठीक है बात। हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस होता है इंडिया में, तो 10 ईयर में होता ही है। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? तो एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं है बच्चा जो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए कोई एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है। It can only be explained through the interaction of different physical, social, cultural and economic factor. इसमें physical, social, cultural और economic factor इन सब का मिला जुला रोल होता है, interaction होता है। अब अगर हम बात करें physical factors की, तो physical factors में आ जाएगा relief, plain plateaus, mountains, climatic conditions, very hot, very cold, natural vegetation, thickly forested area, tundra forest, soil, fertile, infertile, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी अवेलेबल है कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है वो ये हैं बच्चा कि आप एक बहुत अच्छी जगह रह रहे हो, प्लेन्स है, हर जगह ग्रीनरी है, पर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप वहाँ रहोगे? नहीं। आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके पड़ोस में एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है, पर वहाँ पर फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं जो आपको सैलरी देंगी, काम देंगी, तो आप फट से उठ के वहाँ चले जाओगे, होता है ना ऐसा। तो चलो, तो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें आएगा मिनरल डिपॉजिट, मिनरल अवेलेबल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर, अच्छे स्कूल्स होंगे, जो कि भी आप के लिए बहुत प्रायर होते हैं, आप इन फैक्टर्स को प्रायोरिटी पे रखते हो, अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है कि नहीं, अच्छे स्कूल्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। और माइग्रेशन दूसरे फैक्टर्स में आएगा, मिनरल डिपॉजिट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन। उस एरिया में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं, ये भी वहाँ के पॉपुलेशन को चेंज करेगा। फर्स्ट विल डिस्कस रिलीफ। फर्स्ट फैक्टर है रिलीफ। तो देखो बच्चा, प्लेन्स, अगर मैं आपको भी बोलूं कि आप माउंटेन्स पे रहना पसंद करोगे कि प्लेट्यू के प्लेन्स पे, तो आप सब प्लेन्स ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन्स पे रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना सब कुछ आसान है ना। और
क्रॉप ग्रो करना भी बहुत आसान है। प्लेस जो है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, माउंटेनियस रीजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो स्टीप माउंटेन स्लोप्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। वो इन सब की मूवमेंट को, इन सब को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे इंडिया के, बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स हैं सब कुछ, भले वो इंडस्ट्री बनाना हो, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर लैंड हो, सब बहुत आसान है। उसके बाद आती है क्लाइमेटिक कंडीशन। टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है, बारिश होती है कि नहीं होती है, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के कॉन्सेंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखो, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, आप नहीं प्रॉपर सर्वाइव कर पाओगे, अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो जो हमारा इक्वेटोरियल बेल्ट है वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होगी। रेनफॉल, बारिश ज़्यादा हो जाए तो एक थोड़ी कम प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है फिर भी चला लोगे, पर अगर बारिश हो ही नहीं रही है तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो भैया वहाँ पर कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का बिल्कुल होगा ही नहीं। एक्सट्रीम क्लाइमेट डिस्करेज कंसंट्रेशन, जबकि कि जो मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना ही तो ज़्यादा ठंडा ना ही तो ज़्यादा गर्म, वो ज़रूर ह्यूमन सेटलमेंट को फेवर करेगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है जो कनाडा में है, वो एक नैरो बेल्ट में रहती है, एक बहुत छोटे एरिया में रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वार्म क्लाइमेट अवेलेबल है। देखो, अगर हम ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे ऊपर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, तो मतलब बहुत हायर एल्टीट्यूड पे है कनाडा, है ना। तो हायर एल्टीट्यूड पे होने के कारण बहुत छोटे से बेल्ट में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कनाडा में रहती है। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, अगर बहुत ज़्यादा डेंस और इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर वो इतने ज़्यादा डेंस है कि आप उनको एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके किसी काम के नहीं होते हैं। पर ऐसे फॉरेस्ट होते कहाँ पर है? ऐसे फॉरेस्ट होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी, अब गर्मी होगी तो पानी एवोपरेट होगा, पानी एवोपरेट होगा तो ह्यूमिडिटी होगी एनवायरमेंट में, तो जो आपके एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है कब होगी? जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हॉट होगा। तो हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिड एरियाज में आपको डेंस और इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट मिलेंगे, और ये जो कंडीशन है यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सच कंडीशन डिस्करेज पॉपुलेशन हैबिटेशन। तो जो अमेज़न बेसिन है, जो कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ही कम है। नेक्स्ट इज सॉइल। फर्टाइल सॉइल मतलब सॉइल ऐसी हो जिसमें जो भी कुछ ग्रो करो फटाफट से ग्रो हो जाए, ऐसी सॉइल आपके एरिया में अवेलेबल है, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। पर एक ऐसी सॉइल है जहाँ पे आप फर्टिलाइजर डालते जा रहे हो, मैन्योर डालते जा रहे हो, पर कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर कभी भी नहीं रहोगे। फर्टाइल एलुवियल एंड लावा सॉइल है, मतलब ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। पर जो डेजर्ट है, माउंटेनियस सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, जिनमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर पॉपुलेशन कम रहेगी। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली पर ही डेवलप हुई, क्योंकि रिवर वैलीज पे मिलती है आपको फर्टाइल सॉइल, अलुवियल सॉइल। आज जो न्यू फार्मिंग टेक्निक्स है उसने ज़रूर थोड़ा सा चेंज लेके आया है कि अब वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं जहाँ पर सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, तो हम मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं, उसमें जो चीज़ की कमी है उसको ऐड कर रहे हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, पानी पानी पानी, क्या हम पानी के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो फ्रेश वाटर का, वो पानी जो हम पी पाए, समुद्र का पानी, खारा पानी तो हम पी नहीं पाते, तो फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है रिवर। रिवर्स हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी पानी देती हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर को भी पानी देती हैं, खेती किसानी में भी पानी वहीं से जाता है, इरिगेशन रिवर से। इंडस्ट्रीज भी पानी रिवर से ही लेती हैं, और रिवर में ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। हमारे नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज भी हैं बच्चा, मतलब रिवर्स के थ्रू आप क्या भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन। तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। जो
वाटर होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी अवेलेबल कराती है रिवर, इंडस्ट्रीज को भी, इरिगेशन को भी, और इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो लोग वहाँ पर सेटल होना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर रिवर वैलीज हो। इवन डेजर्ट्स में भी, जहाँ ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, रेगिस्तान में जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन पे आ गया है, उससे क्या बोलते हैं, ओएसिस। तो राजस्थान में भी, राजस्थान तो हमारा एक स्टेट हो गया, वो छोड़ दो, डेजर्ट रेगिस्तान में भी बेटा जहाँ पर ओएसिस होते हैं, पानी के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वहीं पर परमानेंट सेटलमेंट होते हैं। ठीक है बात। नाउ मिनरल रिसोर्सेस, वो एरियाज जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, मिनरल अवेलेबल होंगे, वहाँ पर लोग जाकर रहेंगे, भले ही थोड़ा सा एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों ना हो, पर उनको लगेगा यार ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सेल करके हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो वहाँ पर हायर डेंसिटी मिलेगी पॉपुलेशन की, जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड माइंस बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, चलो 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 चलें और वहाँ से सोना ले लें। अदरवाइज तो वहाँ पर बैरन और डेजर्ट लैंड है, ठीक हुई बात। पर गोल्ड माइंस के लिए तो भाई लोग भागे भागे जाते हैं, ठीक हुई बात। जो गोल्ड माइंस है ऑस्ट्रेलिया की, वो अट्रैक्टेड पीपल टू दिस। इस एरिया में लोग तभी आ रहे, नहीं तो ये तो बैरन डेजर्ट लैंड थी, कौन जाता है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर गोल्ड माइंस है तो हम भागे भागे पहुंचे। नाउ इंडस्ट्रीज, बेटा आप बस इतनी खबर दे दो किसी गांव में जाकर कि आपका पास ये जो एरिया है ना, यहाँ पर 4 फैक्ट्री खुलने वाली हैं और वहाँ पर आपको काम मिलेगा। लोग दौड़े 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 उस एरिया में आ जाएंगे, किसकी तलाश में, काम की तलाश में, वर्क की सर्च में, है ना, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो बेटा जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज ओपन अप होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, वहाँ लोग दौड़े दौड़े आएंगे। The development of industries in any region provides employment opportunities. तो लोग माइग्रेट करेंगे ऐसे एरियाज में, सराउंडिंग एरियाज से नहीं, फार ऑफ प्लेसेस पे। अगर मुझे पता चल जाए कि अरे वहाँ फैक्ट्री खुलने वाली, वहाँ मुझे काम मिलने वाला है, तो दूर दूर से मैं और मेरे साथ में बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, पास से भी और दूर से भी लोग आ जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है बच्चा, वो सपोर्ट करता है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चा, वो वहाँ पर ही पॉसिबल हो पाती हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। अगर आपने एक फैक्ट्री खोली तो आपको लाना है रॉ मटेरियल, क्या बिना रोड के, बिना ट्रांसपोर्ट के आप ला पाओगे? पॉसिबल नहीं है। आपने कोई फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, उसको सेल आउट करना है, तो उसके लिए भी तो हमें अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अट्रैक्ट होती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर एडिकेट और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का। जहाँ पे बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अवेलेबल है, वहाँ फैक्ट्रीज ओपन अप होंगी और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी। बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो लोकेटेड हैं या तो प्लेन्स पे या तो कोस्ट पे, जिससे उनको एडिकेट ट्रांसपोर्ट मिल पाए। कोस्ट पे है तो सी ट्रांसपोर्ट, प्लेन्स पे है तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क। सो ये जो प्लेसेस होंगी वहाँ पर जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल होगा, वो थिकली पॉपुलेटेड होंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो कैसी होंगी, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। बेटा जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर शहर होते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत डाइवर्स होती हैं। वहाँ पर आपको होटल्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको मॉल्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको शॉप्स भी मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो यहाँ पर काम इजीली अवेलेबल होता है, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में आके रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर बेटर लिविंग कंडीशन होती हैं, किसके कंपैरिजन में, विलेज के कंपैरिजन में। इसलिए लोग माइग्रेट करके सिटीज़ में आ जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। अर्बन एरियाज़ हैव मोर देन 5000 पर्सन लिविंग ऑन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें, शहरों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 5000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो भाई से कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार होती है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, कि लोगों का माइग्रेशन किसी रीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ब्रिटिश रूल था बेटा, तो इंडिया से बहुत सारे लोगों को मलाय, फिजी, मॉरिशस भेजा गया प्लांटेशन में काम करने के लिए।
जो ब्लैक्स थे अफ्रीका के, उन्हें भी अमेरिका में काम करने के लिए लाया गया। तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना, उस टाइम में कॉलोनियल रूल था, हमारे इंडियंस को भेज दिया, जाओ मलाए जाओ, फिजी जाओ, मॉरिशस जाओ, काम करो। ब्लैक अफ्रीकन्स को अमेरिका पहुंचा दिया। तो समवेयर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन change. Okay. Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.